अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 401 का लेसन नंबर 6 है और ये वीडियो के नोट्स में से आपके लिए बनाए गए ईजी नोट्स हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलास्टिसिटी से ताल्लुक़ रखता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी इन आवर टुडेज लाइफ, कि अहमियत क्या है इलास्टिसिटी की हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले है कि द फर्म विच यूजेस एडवर्टाइजिंग to change prices using the concept of elasticity of demand of its product। कंपनीज जो है वो जब एडवर्टाइजिंग और प्राइजेस चेंज करती है तो वो डिमांड की इलास्टिसिटी को मद्देनज़र रखती है। ठीक है, जब भी वो चेंज करती है प्राइस को तो वो डिमांड जो है वो उसको भी मद्देनज़र रखती है। अगला पॉइंट आपके पास के ज़्यादातर फर्म जो है वो अपनी प्राइस सेटिंग्स इलास्टिसिटी देख कर करती है। ठीक है, इलास्टिसिटी को देख कर वो अपनी प्राइसेस को सेट करती है। थर्ड है आपके पास कि गवर्नमेंट जो है वो जब टैक्स लगाती है तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करती है जहां डिमांड या सप्लाई इन इलास्टिक हो, मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स हो जिनकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक हो, कि लोग जो हैं वो खरीदते हैं, चाहे उनकी प्राइस हाई हो चाहे उनकी प्राइस लो हो। ऐसी डिमांड को हम इन इलास्टिक डिमांड कहेंगे। अगला पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट कंज्यूमर्स पर टैक्स का बर्डन डालना चाहे तो वो लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले गुड्स पर टैक्स लगाती है। ठीक है, जिनकी लो प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड में, वो जो है उन प्रोडक्ट्स पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है कंज्यूमर्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जो प्रोड्यूसर्स जो है वो टारगेट करना हो तो लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाले गुड चूज करती है। ठीक है, जो सप्लाई जिनकी इलास्टिसिटी जो है वो लो प्राइस पर हो उनको चूज करती है ताकि जो है उनको ज़्यादा प्राइस ना उठाने पड़े। इलास्टिसिटी क्या होती है हमारे पास? कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की चेंज पर कितना रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, मतलब कि अगर एक वेरिएबल हमारे पास ले लें प्राइस का जो है वो ताल्लुक डिमांड और सप्लाई के साथ होता है। ठीक है, अगर हमारी प्राइस चेंज हो रही है तो फिर हमारी डिमांड में क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट का, एक चीज़ का इफेक्ट होने से दूसरी चीज़ का कितना इफेक्ट होता है। इसमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो है 4 टाइप्स की, कि कौन कौन सी है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपके पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? कि प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होती है। ठीक है, जैसे ही प्राइस चेंज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो उस पे जो है डिमांड हमारी कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसको हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि आपके पास ये फार्मूला है जिसमें हमारे पास ये जो है पीई, इसका मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, और इसका आगे इक्वल्स टू होती है ये परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि कितनी प्राइस में चेंज हो रही है और उसका कितना इफेक्ट आता है क्वांटिटी डिमांडेड में। अच्छा, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 20% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में तो प्रोडक्ट्स जो है वो 10% फॉल कर रहा है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में, तो फिर इलास्टिसिटी इसमें कितनी होगी? देखें कि फॉर्मूले में क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड का वो ऊपर होगा, परसेंटेज चेंज कितना है 10%, और नेगेटिव में है मतलब कि फॉल किया है, नेगेटिव में डिक्रीज किया है, तो इसमें माइनस आएगा साथ। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ? 20%। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0.5। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये क्या होती है? कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जैसे ही प्राइस चेंज होती है तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये देखिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डी मतलब डिमांड की थी और ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है।
अब इसमें कह रहे हैं कि प्राइस जो है वो राइस की 15% और क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की जो वो प्रोडक्ट कॉजेज 15% एंड क्वालिटी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई में भी इसमें इजाफा हुआ है, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 1%, इसमें इलास्टिसिटी है। अब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि जैसे ही आपकी इनकम जो है वो परसेंटेज ऑफ इनकम में चेंज आता है, उसी तरह आपकी डिमांड में भी क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। मतलब कि आपकी इनकम जब राइज करेगी तब आपकी डिमांड चेंज होगी, और जब आपकी इनकम लो होगी तब आपकी डिमांड चेंज होगी। इसमें भी सेम यही है, वाई है, इसमें इनकम से रिलेटेड है, वाई को इनकम कहते हैं, ठीक है। वाई ऑफ डी ई डी इक्वल्स टू सेम वही है फॉर्मूला, इसमें जस्ट नीचे आ जाएगा हमारे पास चेंज इन इनकम, ठीक है। ऊपर डिमांड है, पहले प्राइस था, प्राइस इलास्टिसिटी था, अब इनकम इलास्टिसिटी है, तो इसके लिए इधर यहाँ पे है परसेंटेज चेंज इन इनकम। यहाँ पे भी ये है कि अगर 2% राइज हो रहा है कंज्यूमर की इनकम में और 8% राइज हो रहा है प्रोडक्ट डिमांड में, ठीक है, तो इलास्टिसिटी देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 आ रही है। इसी तरह क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ स्पेसिफिक गुड, एक स्पेसिफिक गुड की जो है वो चेंज हो रही है डिमांड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड, किस वजह से कि उसके साथ जो अदर रिलेटेड गुड है उसकी प्राइस भी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब वो दोनों की परसेंटेज जो है वो जो उसमें देखें कि यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास कि बटर की प्राइस राइज कर रही है 2% से और मार्जरीन की प्राइस राइज कर रही है 8% से, ठीक है। देन द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द बटर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ मार्जरीन विल बी कि प्राइस जो है वो क्या हो रही है, 2/8 का रेशो है, ठीक है। गुड में उसकी प्राइस ऑफ गुड बी, मतलब कि उसकी जो है वो दूसरा सब्स्टिट्यूट है, उसकी प्राइस कितनी है। अब हमारे पास देखिए 2/8 परसेंटेज इक्वल्स टू 0.25। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर कम्प्लीमेंट है, ब्रेड जो है वो एक कम्प्लीमेंट है, अगर इसकी जो है डिमांड राइज करेगी तो डिमांड ऑफ बटर जो है वो कम हो जाएगी। 4% राइज हुआ है प्राइस ऑफ ब्रेड में, ठीक है। प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो कह रहे हैं कि इंक्रीज करेगी तो बटर की डिमांड में भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है। तो 4% अगर इंक्रीज हुआ है प्राइस में बटर की तो 3% फॉल हो रहा है डिमांड में बटर की, ठीक है। फॉल हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा कि 3% जो है वो हमारे पास उसकी है बटर है और 4% जो है हमारे पास ब्रेड है, तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव इलास्टिसिटी है, मतलब कि ये इन इलास्टिक डिमांड है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। Why we use percentage change rather than absolute change in elasticity? इलास्टिसिटी में वो कह रहे हैं कि हम परसेंटेज क्यों चेंज करते हैं, परसेंटेज चेंज क्यों यूज करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं यूज करते। तो इसकी जो है वो पहले है कि यूनिट, पहले आपके पास है कि यूनिट्स का प्रॉब्लम होता है, ख़त्म हो जाता है रुपीज़ वर्सेस क्वांटिटी में। अच्छा, by using percentage change जो and proportions we can avoid the problem of comparison into different quantities variables। अगर percentage change या proportion change हम यूज करते हैं तो जो quantities की different units होती हैं वो उस पे जो है वो हम उसको avoid करते हैं। जैसे quantity demanded है measured in units में और price जो है वो रुपीज़ में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम परसेंटेज में दोनों को शिफ्ट कर देते हैं तो हमें इस चीज़ का मसला नहीं होता कि ये यूनिट्स में है और वो रुपीज़ में है, ठीक है, इसको हम अवॉइड करते हैं। आगे है कि इट हेल्प्स अस अवॉइड दैट ऑफ व्हाट साइज ऑफ यूनिट टू बी चेंज। अच्छा, साइज में भी इसमें हमें जो है वो बताता है कि कंपैरिजन इजी हो जाता है इसमें, और जो साइज है उसके बारे में भी कि हर प्रोडक्ट का सही बात है साइज चेंज होता है, एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से साइज मैच नहीं करता, इसलिए जो है वो भी हमें इसमें भी आसानी मिलती है कि हमें साइज का प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। आगे है कि इट आल्सो हेल्प्स हाउ टू डिफाइन बिग और स्मॉल चेंजेस, छोटी से छोटी चेंज या बड़ी से बड़ी चेंज जो है वो हम परसेंटेज में बता सकते हैं, ठीक है। आगे के इलास्टिक एंड इन इलास्टिक जो डिमांड है वो क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है कि स्लोप एंड इलास्टिक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, इनका एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है।
when slope is high, elasticity of demand is low and vice versa. जब स्लोप जो है वो हाई होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, वो कम होती है। ठीक है, डिमांड का स्लोप जो और इलास्टिसिटी पर रिलेशन ज़्यादा स्लोप होता है तो कम इलास्टिसिटी होती है, और कम स्लोप होता है तो ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। लाइक ये देखें, ये अगर ये स्लोप कम है तो हमारे पास ये इलास्टिक डिमांड है, और अगर ये स्लोप हमारे पास देखें कि ये बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, आगे टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी। टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी क्या है कि स्पेशल केसेस हैं हमारे पास कि टोटल रेवेन्यू है टी आर इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है कि प्राइस होती है और जिस प्राइस पे वो बिक रहा होता है और जितनी क्वांटिटी बिकती होती है वो है। ठीक है, इलास्टिक डिमांड क्या होती है, इलास्टिक डिमांड होती है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज करे किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन डिमांड जो है वो डिक्रीज करे मोर देन द इंक्रीज इन द प्राइस। डिमांड जो है वो ज़्यादा डिक्रीज कर जाए। ठीक है, मतलब प्राइस तो बढ़ी है किसी भी प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो उससे ज़्यादा कम हो गई है। प्राइस इंक्रीज करेगी तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो डिक्रीज करेगा, और ये इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट जो इंक्रीज करेगी, और वे जो है छोटा सा इफेक्ट जो वो देयर इज अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब कि प्राइस इंक्रीज करने पे भी उसकी डिमांड जो है वो थोड़ा बहुत फर्क आए तो वो हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जैसे आटे की, ऑयल की, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उसमें प्राइसेस हाई भी हो लेकिन डिमांड में ज़्यादा कमी नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमने वो लेनी है। अगर इलास्टिक डिमांड होती है कि इलास्टिक डिमांड में आती हैं वो चीज़ें आती हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट होती हैं। लाइक जैसे कि ब्रेड हो गई, चॉकलेट्स हो गई, या और बेवरेजेस वगैरह हो गए, ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड में आते हैं कि अगर इनकी प्राइसेस आया करते हैं तो हम इनको लेना छोड़ देते हैं कि हम उसको यूज़ ही नहीं करते। अब देखिए इसमें भी एग्जांपल दी हुई है आटे की। आटा जो है वो बेसिक नेसेसिटी है लोगों का, तो उसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी, मतलब कि प्राइस इंक्रीज करने से उसकी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी है कि फर्म 1 है हमारे पास, इनइलास्टिक डिमांड का है। फर्म 1 जो है वो हमें क्या बता रही है कि इनइलास्टिक डिमांड का है, फर्म इंक्रीज कर रही है प्राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज नहीं हो रही। इंक्रीज जो है वो ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम लेस हो रही है। देखें जैसे पहले 100 थी तो अब 90 है, लेकिन प्राइस देखें कितना राइज किया है। ठीक है, अब इसमें भी वही है कि परसेंटेज चेंज इलास्टिसिटी फाइंड किया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज जो हुई है वो 100 से किस पे चली गई है, 90 पे। कितने का चेंज आया है, 10 का। 10 और 100 हुई है। टोटल क्वांटिटी जो है वो कितनी थी, 100। ठीक है, और इस साइड पे जो है वो प्राइस का चेंज भी बताया है कि प्लस किया है कि 10 माइनस 6 कि कितना आया, 4 का चेंज आया है, और क्वांटिटी डिमांड जो थी वो पहले थी 6 थी। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता है, तो ये हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड का हुआ है। इलास्टिक डिमांड होती है जिसमें चेंज आने पे doesn't increase its prices because prices increases quantity demanded decreases much larger। quantity demand जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे देखें कि 6 से 7 पे गई है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो 40 पे चले गया, मतलब 60 यूनिट्स का जो है वो यहाँ पे हमारे पास फर्क आया है, 40 माइनस 100। ठीक है, नेगेटिव में आया है। तो ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड है जिसको जो है ज़रा सी प्राइस बढ़ाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है डिमांड पे। इलास्टिक बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में इलास्टिसिटी क्या कहलाती है कि आर्क इलास्टिक। पहले इलास्टिसिटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान भी हम इलास्टिसिटी को
फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये पिछली इसमें भी किया एग्जाम्पल में और उससे पहले भी एग्जाम्पल में किया है। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है कि आर्क इलास्टिसिटी में 2 पॉइंट्स के दरमियान एवरेज इलास्टिसिटी निकालते हैं हम, एवरेज इलास्टिसिटी इसमें निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो इसका क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे ये फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, और इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई किया कि एवरेज ऑफ प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी। ठीक है, अब है कि टू मेजर द आर्क इलास्टिसिटी वी टेक एवरेज वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस रिस्पेक्टिवली। हम क्वांटिटी क्यू की प्राइस भी जो है वो एवरेज लेते हैं और पी की प्राइस भी हमारे पास इसमें एवरेज होती है। पॉइंट इलास्टिसिटी है, पॉइंट इलास्टिसिटी होती है जो कि बहुत छोटी चेंज के लिए यूज होती है। ठीक है, बहुत माइनर सी चेंजेस के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है कि क्वाड्रेटिक डिमांड फंक्शन जो है वो क्या है 60 माइनस 15 प्राइस पी प्लस P2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है ये यूज होगा इसके लिए। आगे के एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्राइजेस एज्यूम किए हैं 0 to 10 से। पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड आउट क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें जो है वो हम इसमें प्राइस डिफरेंट प्राइजेस पुट करेंगे और इसमें से क्वांटिटी डिमांडेड का कर्व निकालेंगे। जैसे QD है 60 माइनस 15 प्राइस P। अब देखें यहाँ पे जो है वो 60 माइनस 15 P जो है हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं। देखिए ये सारे उन्होंने सॉल्व करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे जो है वो चेंज हो रही है प्राइस, हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कर्व जो है हमारा नीचे जा रहा है। ठीक है, प्राइस राइज कर रही है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो भी साथ साथ राइज कर रही है, लो जा रही है, सॉरी लो जा रही है। 0 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांड इधर है, 1 है तो क्वांटिटी इधर 36 पे आ गया है, और का प्राइस हाई हो रही है, क्वांटिटी डिमांड हमारी जो है वो कम से कम होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा कि क्वांटिटी डिमांड जो है हमारे पास 0 हो जाएगी। अब ये सारा फॉर्मूला है सेम वही DQ। अब इसमें है कि टू फाइंड द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस से। इस विद प्राइस, डिफरेंशिएट विद प्राइस का मतलब होता है इसमें हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव जो है वो बड़ा आसान है, मैं आपको इजी सा सिखा देती हूँ। अब हम लेते हैं यहाँ से कोई लिखने वाला, यहाँ पे मैं आपको आती हूँ कि QD डेरिवेटिव होता है। ये DP क्या होता है, D ऑफ P, मतलब कि P की रिस्पेक्ट से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। QD जो है वो हमारा क्वांटिटी डिमांड है, P की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी वेरिएबल के जिस वेरिएबल के ले रहे होते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है, उसमें P हमारा इसमें वेरिएबल है, और इसमें जो बाकी है कांस्टेंट जिसके साथ कुछ भी नहीं है, जैसे कि 60 के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कांस्टेंट है ये। डेरिवेटिव में कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, और P की प्राइस P, डेरिवेटिव ऑफ P जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और डेरिवेटिव ऑफ P स्क्वायर है, तो इसमें क्या होता है कि स्क्वायर पहले आ जाता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाता है और 2 में से 1 माइनस हो जाता है, तो इसकी P की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो 2P इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, P वो कह रहे हैं कि अगर 3 होगा तो इसका जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा -9। ठीक है, और इसको जो है वो पूरा प्रॉपर सॉल्व किया है तो ये आ गया 24 हमारे पास। तो फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी में इसको पुट किया, ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर आपको इसकी समझ में नहीं आई तो मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दे सकती हूँ। शुक्रिया।